हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने एग्जाम में कितने आंसर सही किए हैं और कितने आपके गलत जाएंगे। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी अपना एग्जाम देने जाने वाले हैं, यानी कि जिनका इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले खंड क, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में देखिए। इफ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स हाइट इज, तो हमसे हाइट इसका पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर के इक्वल में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी कि जो स्लैंट हाइट होता है तो वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, हमसे सिर्फ हाइट पूछा है, यानी कि ये जो h है इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि एच स्क्वायर को हम इक्वल के एक तरफ रखेंगे, ये एल स्क्वायर को उतारेंगे, ये आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये एल स्क्वायर यानी कि जो स्लैंट हाइट है यानी कि 13 ऊंचाई वो हमें 13 दिया है, तो यहाँ पर एल की जगह पर 13 और ये स्क्वायर माइनस आर जो है यानी कि रेडियस वो हमें 5 दिया है, तो ये 5 और स्क्वायर, और इधर क्या बचा हमारा एच का स्क्वायर। अब ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और 5 का स्क्वायर 25। ये जो स्क्वायर है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह से स्क्वायर रूट हो जाएगा और इधर h बचा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखिए रूट के अंदर 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144 आएगा। अब 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 12 होता है, तो h की वैल्यू कितना आ गया 12, और 12 हमें ये देखिए डी वाले ऑप्शन में दिया है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 4x, कोण B बराबर 3y, कोण C 2x तथा कोण D 15y है तो x और y का मान हमसे पूछा था। तो देखिए जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है, अब इस वृत्त के अंदर ये जो मैं चतुर्भुज बना रहा हूं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसकी क्या जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि जो आमने सामने यानी कि ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें क्या है चक्रीय चतुर्भुज का नाम ABCD, तो मान लेते हैं ये ABCD ये हमारा क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसमें जो एंगल A है वो 4x है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा 4x, और जो एंगल C है वो 2x है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 2x है। तो ये दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि आमने सामने के कोण है, तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये वाला कोण A हमारा 4x है, यानी कि 4x प्लस ये वाला जो कोण C है वो हमारा 2x है, तो 2x इक्वल में हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि आमने सामने के कोण है। तो 4x और 2x ये हो जाएगा 6x इक्वल में क्या है 180, तो 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर x बचा, 6 से 180 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 30 डिग्री। अब हम y की वैल्यू बताएंगे, तो y की वैल्यू कैसे बताएंगे, हमें कोण B 3y और कोण D 15y दिया है, तो कोण B ये रहा ये 3y है और कोण D ये रहा ये 15y है, तो ये दोनों भी क्या हैं ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका भी जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो कोण B हमारा कितना है 3y, तो 3y प्लस कोण D जो है वो 15y दिया है, तो ये 15y इक्वल में क्या लिखेंगे 180 डिग्री, तो 3y और 15y ये हो जाएगा 18y इक्वल में क्या है हमारा 180 डिग्री। अब 18 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10।
x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 10, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो 30 और 10 ये देखिए बी ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है इस पर। तो इसमें बोला है इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए ये वाला जो सी है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें हमें दिया है x -1/x। अब इसमें ये जो x ये हमारा क्या है, ये चर है यानी कि वेरिएबल है, तो ये बटे में है। तो जब बटे में होता है तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इस x की जो पावर है वो -1 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो बहुपद होता है उसमें जो चर होता है यानी कि वेरिएबल, उसका जो पावर होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहां पर क्योंकि -1 आ रहा है इसीलिए ये जो हमारा सी ऑप्शन में दिया है ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हमसे बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है कि यहां पर 7 की घात 5 गुणा 7 की घात -8 का मान हमसे पूछा था। तो देखिए 7 की घात 5 दिया है, गुणा में 7 की घात -8 दिया है। अब यहां पर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 7 को एक बार लिखते हैं और जो पावर से इनको हम जोड़ देंगे। तो 5 प्लस में ये माइनस का 8, तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो 7 की घात -3 ये देखिए बी ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है। इसमें हमसे क्या बोला गया है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का होता है, जहां तो इस रूप का होता है। तो इसमें क्या कंडीशन होता है कि a और b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होता, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और b भी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a और b की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये हमारा एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 का जब गुणा होगा x और y में तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसीलिए 5th का ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा इसमें 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि AB का मध्य बिंदु C है तथा CB का मध्य बिंदु D है तो क्या होगा इसमें हमारा, देखिए आगे मैं आपको अब समझा रहा हूं कि हमें बोला है कि AB जो है ये मान लेते हैं हम कि ये हमारा AB है, इसका मध्य बिंदु C है, यानी कि जो मिड पॉइंट है वो हमारा ये C है, और CB का मध्य बिंदु D है। तो CB हमारा ये है, इसका मध्य बिंदु D बोला गया है, तो ये हमारा हो गया D। ठीक है, तो अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो इसमें जो हमारा इसमें आप देख सकते हैं ये जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या दिया है, AC + 2CD, AC यानी कि ये इतना प्लस 2CD, यानी कि CD देखिए ये इतना है तो इसका डबल कर देंगे तो बराबर में AB है, यानी कि ये पूरा इतना मिल जाएगा हमें, यानी कि ये इतना और ये जो इतना है इसका डबल हम कर देंगे तो हमें ये पूरा ए भी मिल जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप पूछा है, यानी कि सेमी पेरीमीटर, यानी एस की वैल्यू हमसे पूछा है। तो एस की वैल्यू यानी सेमी पेरीमीटर हम कैसे बताते हैं, इसके लिए तीनों भुजाओं को जोड़ करके, तीनों साइड्स को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 22 + 18 प्लस में अगला हमारा है 26, इनको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, यानी कि 66 आएगा। और नीचे 2 है तो 2 से 66 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33। तो 33 हमें देखिए ये रहा सी ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे बोला गया है कि कौन से बहुपद का एक शून्यक 2 है। तो इन चारों में से कौन से बहुपद का शून्यक 2 हमसे पूछा गया है। तो देखिए
इसमें ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, इसमें हमें दिया है x-2, तो इसके इक्वल में हम 0 लिखेंगे, क्योंकि जब हमें शून्य निकालना होता है तो इक्वल में 0 लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस -2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारा 2 आ गया, यानी कि ये जो 2 है ये हमारा क्या है, शून्यक है, यानी कि जीरोज है इस वाले बहुपद का। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC है, तो कोण A का मान हमसे पूछा गया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि इसमें ये जो है ये हमारा क्या है कि, एक मिनट इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। देखिए ये हमारा एक मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है कि इसका नाम ABC है, जिसमें AB बराबर BC है। तो मान लेते हैं हमारा कि इसमें ये A, ये B और ये C है, तो इसमें AB बराबर BC बोला है, यानी कि ये भी ये वाली जो भुजा है और BC ये वाली भुजा, ये दोनों हमें क्या दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमसे पूछा गया है कि कोण A का मान है, यानी कि ये जो कोण है इसका मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला जो कोण होगा ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 हो गया, तो ये जो कोण A और कोण C है ये दोनों मिल करके 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए ये अकेला 90 है, तो ये दोनों मिल करके 90 होंगे। अब देखिए ये वाली भुजा जो है AB और ये BC, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें पता है कि एक जो ट्रायंगल होता है, यानी कि एक जो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, सम्मुख कोण, वो भी बराबर होते हैं। तो ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स यानी कि ये और ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों 45 के हो जाएंगे। तो इसीलिए जो ये कोण A है, एंगल A, ये हमारा कितने का होगा, 45 का, जो कि A ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज होता है। तो वो कैसा चतुर्भुज होता है, देखिए वो हमारा होता है समलंब, यानी कि ट्रेपीजियम होता है। वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है ट्रेपीजियम। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक समलंब है, यानी कि ट्रेपीजियम है। इसमें जो भुजाएं होती हैं उनका एक युग्म, यानी कि ये और ये, यही दोनों खाली पैरेलल यानी कि समांतर होते हैं। तो इसीलिए इसका ये डी वाला गलत है, ये बी वाला जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सबसे पहले देखिए इंग्लिश मीडियम में जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में आंसर कराए हैं वही इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर राइट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया है कि दी गई आकृति में AB तथा CD के बीच क्या संबंध है। देखिए AB जो है वो हमारा ये है और CD ये है। सबसे पहले इसको आप इंग्लिश मीडियम में देखिए। हमसे बोला गया है कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AB एंड CD। तो AB हमारा ये एक कोड है इस सर्कल का, और ये CD जो है ये भी हमारा कोड है, यानी कि जीवा है इस सेम सर्कल का। और यहां पर देखिए ये जो है O पॉइंट, ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से ये जो खींचा गया है हमारा ये 5 सेंटीमीटर है, और ऐसे इस वाले कोड पर भी 5 सेंटीमीटर ही है। यानी कि जो ये दोनों AB और CD जीवा हैं ये इस सेंटर से यानी कि केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि AB और CD ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। तो AB बराबर CD ये रहा C ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, जिसे आपने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से दो जो कोड होते हैं यानी कि जीवा होते हैं उनको उनके बीच का यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो अगर इक्वल होता है तो इसीलिए दोनों जो कोड होंगे वो भी इक्वल ही होते हैं। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3 देन द लार्जर एंगल विल बी। तो हमसे लार्जर एंगल पूछा गया है। देखिए हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को
कि यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण पूछा है। अब हमें अनुपात 2:3 दिया है तो हम क्या करेंगे कि 2 दिया है तो इसको 2x मान लेंगे और 3 हमें अनुपात दिया है तो 3x। अब हमें पता है कि संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहां पर सम कर देंगे और इक्वल में 180। अब 2x और 3x ये हो जाएगा 5x इक्वल में क्या है 180। तो 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर x बचेगा। 5 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। अब x की वैल्यू 36 आया। हमसे पूछा है बड़ा कोण, लार्जर एंगल हमसे पूछा है। तो देखिए 2x और 3x में बड़ा क्या है 3x है। तो ये 3 ये वाला 3 जो है ये हम लेंगे, इनटू में क्या है x है तो x की वैल्यू 36 है तो ये 36। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारा 3 6 18 का 8 एक हासिल 3 3 9 और एक हासिल 10 यानी कि 108 हमारा आंसर है। तो 108 देखिए ये रहा डी ऑप्शन में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है परिमाप, हमें जो दिया है क्षेत्रफल दिया है। तो हमें पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने ये लिखा और इसके इक्वल में हम लिखेंगे जो हमें दिया है क्षेत्रफल यानी कि 16√3 ये हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। तो a का मतलब है जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा निकालेंगे। तो यहां पर a स्क्वायर को एज इट इज लिखा हमने और 16√3 को एज इट इज, 4 को इधर ले जाएंगे तो गुणा में 4 आ जाएगा और इस √3 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा भाग में आ जाएगा। √3 से √3 हमारा कट जाएगा, 16 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और इधर ए बचा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है। तो 8 हमारा क्या आ गया ए की वैल्यू आ गया। यानी कि जो भुजा है यानी साइड जो है हमारा समबाहु त्रिभुज का वो 8 है। लेकिन हमसे परिमाप पूछा है। अब परिमाप कैसे बताएंगे, हमें पता है कि जो त्रिभुज है ट्रायंगल वो हमारा एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं यानी कि तीनों साइड्स 8 8 और 8 के होंगे। तो इनको हम जोड़ देंगे तो हमें परिमाप पता चल जाएगा। तो 8 और 8 16, 16 और 8 24 यानी कि 24 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है कि 2r व्यास वाले गोले का आयतन है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद डायमीटर 2r इज। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे वॉल्यूम पूछा है। तो देखिए वॉल्यूम कैसे बताएंगे, हमें डायमीटर यानी कि व्यास कितना दिया है, हमें 2r दिया है। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के लिए ये जो हमें 2r दिया है व्यास, इसका आधा कर देंगे यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ r बचेगा यानी कि रेडियस हमारा कितना है, ये हमारा r है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहां पर यही हमारा रहेगा। तो देखिए ये हमें सी ऑप्शन में दिया है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि पाई के जो पाई है वो हमारा सारे ऑप्शन में दिया है तो पाई को हम एज इट इज रहने देंगे और जो रेडियस है वो r ही है तो इसको तो r ही रहने देना पड़ेगा हमें, यानी r को r ही छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा जो है वो हमें सी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए, अ सॉलिड हैज डैश डायमेंशंस। तो जो सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस, उनकी कितनी विमाएं होती हैं, कितने डायमेंशंस होते हैं, तो 3 डायमेंशन होते हैं यानी कि 3D होते हैं। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे बोला है कि 1 - 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। तो इसमें हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इक्वेशन का ये जो 1 - 2 है ये एक सॉल्यूशन होगा। तो 1
-2 ये हमें दिया है। तो इसमें जो हमारा ये पहला वाला नंबर होता है ये x की वैल्यू होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y की वैल्यू होता है। तो x और y की वैल्यू सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है इसमें हम रखेंगे। तो देखिए हमें दिया है इक्वेशन 4x - 3y - 10 = 0 ये हमें दिया है। अब यहां पर 4 उतारा हमने, x की वैल्यू जो है वो देखिए 1 है तो ये 1 लिखेंगे, -3 और y की वैल्यू जो है वो -2 है तो ये -2 माइनस में 10 इक्वल्स टू क्या है 0। तो यहां से 4 और 1 का मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, -3 - 2 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा प्लस का 6 और -10 इक्वल्स टू 0। तो 4 + 6 ये हो गया 10, माइनस में 10 है इक्वल्स टू 0, 10 - 10 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा दोनों तरफ 0 आ गया, यानी कि पहला जो हमारा ये इक्वेशन है ना यही हमारा इसी का सॉल्यूशन है 1 - 2। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगर दोनों तरफ इक्वल आता है तो वही हमारा उसी इक्वेशन का जो हमें दिया है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बार ग्राफ, यानी कि इन चारों में से कौन सा बार ग्राफ यानी कि दंडा लेख को दिखाता है, तो ये वाला यानी कि पहला। तो इसीलिए यही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये हमारा बना हुआ है आलेख, ये कौन सा आलेख है, ये एक दंडा लेख है यानी बार ग्राफ है। तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें यहां पर क्या दिया है, ये हमें जो 4 है उसका क्यूब रूट दिया है, इनटू में जो 16 है इसका भी क्यूब रूट, तो इसका मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे बताएंगे हम, हमें सबसे पहले जो दिया है 4 का क्यूब रूट, तो यहां पर क्या होगा हमारा 4 का क्यूब रूट है, तो यहां से जब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4⁻⁴ क्योंकि यहां पर क्यूब रूट लगा हुआ है 4 पर। ठीक है, तो इसीलिए जब हम यहां से क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये 4 है इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और पहले से ही हमारा 1/3 पावर में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये 2 1 जा 2/3, ये हमारा आ गया इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब ऐसे ही जो दूसरा हमें दिया है वो हमें 16 का क्यूब रूट दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 16 और क्यूब रूट के बदले में हम इस तरह से 1/3 पावर में लिख सकते हैं। अब ये जो 16 है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 2⁴ लिख सकते हैं और इनटू में हमारा पहले से ही पावर जो है वो 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2, ये 4 1 जा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है वो हमारा ये आ रहा है 2⁻²/3 इनटू में ये जो है इसका हमारा आ रहा है 2⁻⁴/3। अब यहां पर देखिए बेस जो है वो बिल्कुल सेम है, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, बेस को एक बार लिखेंगे, पावर जो है 2/3 और 4/3 इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। ये हमारा इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये हमारा फ्रैक्शन वाला जो है क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 6/3 और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2⁻² आ गया, तो इसका मतलब है 4। तो 4 देखिए ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें देखिए हमें बोला गया है, ये हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन और तर्क वाला। तो इसमें हमें क्या बोला गया है अभिकथन में कि ABCD एक वर्ग है, विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोण AOB का माप 90 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमने मान लीजिए कि ये हमने एक वर्ग बना दिया, ठीक है, जो कि है ABCD। अब इसमें बोला गया है कि जो विकर्ण AC और BD है, यानी कि ये जो विकर्ण है हमारा AC
और ये वाला जो विकर्ण है ये है BD। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और कोण AOB का माप 90 डिग्री, AOB यानी ये वाला जो कोण है इसका माप 90 डिग्री है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा वर्ग होता है ना उसका एक गुण होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इसके अलावा 90 डिग्री का कोण भी बनता है। ठीक है, तो हमारा अभिकथन जो है वो करेक्ट है। कारण में बोला है कि एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभिकथन और तर्क दोनों हमारे सही हैं, तो इसीलिए इसमें हमारा जो है ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये तर्क है यानी कि जो रीजन है वो अभिकथन को सही एक्सप्लेन भी करता है, यानी जो व्याख्या है वो भी अभिकथन का ये तर्क हमारा यानी कारण करता है। तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें अभिकथन में दिया है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, इसके अलावा ये हमें दिया गया है 11 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है तो S का मान 40 सेंटीमीटर होगा। देखिए इसको हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं। यहां पर हमारा असर्शन में दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ S इज 40 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ S यानी कि सेमी पेरीमीटर वो हमसे बोला गया है कि 40 होगा। ये तो सही नहीं है क्योंकि देखिए जो हमें दिया है साइड्स वो 6, 11 एंड 23 दिया है। अब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 और 1 7 और 3 10 का 0, 1 हासिल और 1 और 2 3 और 1 हासिल 4 यानी कि 40 आ रहा है। तो ये तो 40 जो है वो हमारा परिमाप है यानी कि पेरीमीटर है, लेकिन इसमें हमसे बोला है कि S की वैल्यू 40 होगा यानी कि अर्ध परिमाप 40 होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, असर्शन हमारा गलत है। रीजन में बोला है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है कि जो ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, तो इस डी ऑप्शन को टिक करेंगे। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इसीलिए 20 नंबर के क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है यहां से आपका सेक्शन बी शुरू हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं अब हम। इसमें बोला है फैक्टराइज करने के लिए, ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको भी अब हम करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसका आंसर। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा, बोला गया है कि गुणनखंड कीजिए। हमें दिया क्या है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमें दिया है। अब इसका हम कैसे गुणनखंड करते हैं ये आपको अच्छे से आता होगा। सबसे पहले पहला वाला जो टर्म है इसको उतारते हैं और यहां पर 7x है, इसको हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3x और ये प्लस का 12 जो है इसको एज इट इज उतारते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो इसमें x बचेगा और इसमें 4 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस का 3 कॉमन आएगा तो इसमें x और इसमें क्या बचेगा 4। तो ये हमारा ब्रैकेट में दोनों सेम है तो इसको हम एक बार इस तरह से लिखेंगे और ये x और ये प्लस का 3 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हमारा जो है यही हमारा क्या हो गया फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना था। इसमें देखिए अथवा में भी हमें दिया है और में क्वेश्चन। इसमें बोला है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके ये जो हमें दिया है इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए इसका अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें दिया क्या है इसमें कि 102 इंटू 98 ये हमें दिया है। अब इसमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम 102 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम 100 प्लस 2 यानी कि 100 प्लस 2 लिख सकते हैं और 98 को 100 माइनस 2 लिख सकते हैं।
अब ये जो है ये हमारा किस फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ये हमें दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये वाला आइडेंटिटी का इसमें हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर है तो ये माइनस बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा हमारा 10,000, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 10,000 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,996, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि रेखाखंड की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो रेखाखंड यानी कि देखिए इंग्लिश मीडियम में डिफाइन लाइन सेगमेंट विद एग्जाम्पल। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो दो अलग अलग बिंदुओं से घिरा होता है उसी को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड हम बोलते हैं। तो हम इसका आंसर इस तरह से हमें लिखना था कि जो दो अलग अलग, इस तरह से हम लिखेंगे कि जो दो अलग अलग बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं से घिरा होता है। ठीक है, तो जो दो अलग अलग बिंदुओं से घिरा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेखाखंड। ठीक है, इसका हमें उदाहरण भी देने के लिए बोला था, तो इस तरह से हम एक यहां पर ये हमारा ए बी ये हमने बना दिया, ये हमारा क्या है, रेखाखंड है। तो ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट, जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है मेक अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो हिंदी मीडियम में सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, हमें बोला है कि निम्नलिखित तालिका का आयत चित्र बनाइए। तो देखिए इसका जो आयत चित्र है वो हम किस तरह से बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा y अक्ष, y एक्सिस, और ये हो जाएगा x एक्सिस। तो यहां पर ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये जो बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी, इसको हम y अक्ष पर लेंगे। तो यहां पर देखिए हमें दिया है 8, 12, 20 और 16, तो हम 4-4 का गैप लेकर इस तरह से बना देंगे, 4 फिर 8 फिर ये 12 फिर ये हो जाएगा 16 और इसके बाद ये हमारा 20, और ये जो है वर्ग हमें जो दिया है इसको हम x अक्ष पर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10, ये हमारा 20, ये 30 और इसके बाद ये 40 और इसके बाद एक और लिख देते हैं 50। तो 0 से 10 का बारंबारता 8 है, यानी 0 से 10 का जो बारंबारता है वो 8 है, तो यहां तक इस तरह से हो जाएगा। फिर 10 से 20 का 12 है, तो 10 से 20 का ये हमारा 12 यहां तक आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद 20 से 30 का 20 है, तो 20 से 30 का 20 है, यानी कि यहां पर हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसको आप मैनेज कर लेना। इसके बाद 30 से 40 का 16 है, तो 30 से 40 यानी कि इसका जो है वो 16 है, 16 यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका हम बना देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें जो यहां पर आयत चित्र है वो बनाना था, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हमसे क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 64 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो हमें व्यास दिया है, व्यास हमें कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहां से हम सबसे पहले रेडियस यानी त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आर की वैल्यू यानी कि रेडियस। अब हमें जो आयतन है वो 64 पाई दिया है, आयतन यानी कि वॉल्यूम हमें कितना दिया है 64 पाई। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है शंकु का यानी कि कोण का, तो ये होता है 1/3 पाई
r² इक्वल में क्या है 64 पाई है। तो सबसे पहले तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें h की वैल्यू निकालना है। तो h को एज इट इज रहने देंगे, ये 64, इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ r² है, r की वैल्यू 4 है, तो इसीलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 16 एकम 16, 16 चौक 64 कट जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर h की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें अथवा में भी दिया गया है और में भी क्वेश्चन दिया है। तो इसमें बोला गया है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतनों का अनुपात हमें दिया है, यानी कि वॉल्यूम, हमें जो है वॉल्यूम का रेशो दिया गया है। तो पहला वाला जो हमारा गोला है उसके वॉल्यूम को V1 का नाम दे देते हैं, और दूसरा वाला जो गोला है उसके आयतन यानी वॉल्यूम को V2 का नाम दे देते हैं। अब ये हमारा, हमने इसको इस तरह से बटे में लिख दिया क्योंकि हमें अनुपात दिया है। तो इसके बराबर में हम जो अनुपात दिया है 64:125, तो इसको भी इस तरह से हम बटे में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम 1 यानी कि जो पहला गोला है उसका आयतन, तो पहले गोले का आयतन क्या होगा, गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। अब जो पहला वाला गोला है उसके जो रेडियस है उसको हम r1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बटे में ये देखिए वॉल्यूम 2 यानी दूसरा वाला जो गोला है उसका आयतन हम लिखेंगे, तो ये भी 4/3 पाई r³ हो जाएगा, और इसका जो रेडियस है वो हम r2 मानेंगे। इक्वल में क्या है 64/125। अब ये 4/3 से 4/3 कटेगा और पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ r1 का क्यूब है, तो r1 का क्यूब है तो यहाँ पर हम r1 लिखेंगे, और नीचे r2 का क्यूब है तो यहाँ पर r2 लिखेंगे। इक्वल में ये 64 है, इस क्यूब को जब इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्यूब रूट, और नीचे ये जो क्यूब है इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये हमारा 125 भी इस तरह से क्यूब रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, और 125 का क्यूब रूट 5 होता है, और यहां पर हमारा है r1/r2। तो r1 कितना आ गया 4 आ गया, और r2 कितना आ गया 5। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का वो होता है हमारा 4 पाई r², और यहाँ पर r1 लिखेंगे क्योंकि पहले गोले का हमने ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, और जो दूसरा गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई r² होगा, यहाँ पर r2 हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा है r2, क्योंकि दूसरा जो गोला है उसकी त्रिज्या को हमने r2 ही पहले से ही मान रखा है। तो सबसे पहले अब ये 4 से 4 कटेगा और पाई से पाई कटेगा। अब यहाँ पर r1 का स्क्वायर है, तो r1 देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर r2 का स्क्वायर है तो r2 देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 16:25 यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा। इसमें बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो समान भुजाओं की माप 13 सेंटीमीटर व आधार की माप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया बताने के लिए सबसे पहले हम s की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a + b + c/2 ये होता है। अब यहां पर a b और c क्या लेंगे, तो जो हमें साइड्स दिए गए हैं हमें 13 सेंटीमीटर जो है दिया गया है और 24, और हमें बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए इसमें जो दो बराबर भुजाएं हैं वो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि a और b की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे कि 13 और 13 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 13
प्लस दूसरा भी 13 प्लस जो c की वैल्यू है वो हम जो तीसरा साइड हमें दिया है 24 ये हम ले लेंगे और अपॉन में क्या है हमारा 2 तो ये हमने 2 लिख दिया। अब देखिए 13 और 13 ये हो जाएगा 26, 26 और 4 30 और 20 50 यानी कि 50 आ जाएगा तीनों को जोड़ने पर ऊपर और नीचे 2 है तो 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा s की वैल्यू। लेकिन हमें एरिया बताना है यानी कि क्षेत्रफल, तो एरिया बताने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा अंडर रूट s ब्रैकेट में s माइनस ए फिर s माइनस बी और s माइनस सी ये होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे सबका, तो सबसे पहले देखिए s की वैल्यू कितना है 25 तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, फिर s है यहाँ तो s की वैल्यू फिर से 25 माइनस a की वैल्यू देखिए 13 लिया था हमने तो ये 13, फिर s माइनस बी यानी कि s की वैल्यू 25 और b की वैल्यू भी 13, फिर s माइनस सी यानी कि 25 माइनस c की वैल्यू कितना है ये हमारा है 24 तो ये 24 हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा कि ये 25 को उतारेंगे, इस 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और इस 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये भी 12 आएगा और यहाँ पर 25 में से 24 को करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें देखिए कि 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और 12 जो है इसको एज इट इज और दूसरा वाला जो 12 है इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। इस 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको लिखें या ना लिखें हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 का एक पेयर बन गया, इसको एक बार लिखेंगे रूट से बाहर, 2 का भी ये 12 का भी एक पेयर बन गया, इसको भी रूट से बाहर एक बार, तो 12 5 जा ये हो जाएगा 60, तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा 60 और यूनिट हमें क्या दिया गया था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।